नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अंकित अग्रवाल आपका विद्या आरोही कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं एपिसोड नंबर 2 बना रहा हूं। ट्विटर हैंडल मैंने ऊपर दे रखा है अपना @CA अंकित अग्रवाल 3। ईमेल आईडी दे रखी है vidyaaarohi.classes@gmail.com। आप चाहे तो इस पर अपनी क्वेरी कर सकते हैं मुझसे, और इसके माध्यम से भी आप अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने जो शीर्षक दिया है, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्सेस लॉ, ठीक है, इन इंडिया, ये इस चैप्टर पे मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। अच्छा, बताने से पहले एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकन को दबा करके इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए। इसमें अपने वैल्यूएबल कमेंट्स डालिए, और आप ही के इन कमेंट्स से हम और प्रोत्साहित होंगे, आप लोग के लिए और बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे आपका ज्ञान और बढ़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ये जो टैक्स लगा, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1857 में क्या हुआ था, 1857 में हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम की एक लड़ाई लड़ी गई, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी फाइनेंस का लॉस हुआ। तो 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में फाइनेंस मेंबर श्री जेम्स विल्सन ने गवर्नर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के 5 साल के लिए टैक्स यानी कि रेवेन्यू को कलेक्शन के लिए एक टैक्स लगाया। ठीक है, तो उस टैक्स से जो फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को आय हुई थी वो 30 लाख रुपए 1960 और 61 में हुई थी। अच्छा, फिर यही ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिर क्या हुआ 1886 में कि रूस से इनकी टेंशन चल रही थी, जिसकी वजह से इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई। 1886 में एक न्यू एडिशन इन टैक्सेशन लॉ का इन्होंने फॉर्मेशन किया, जिससे इन्होंने व्यक्तियों की आय पर कर की वसूली करना स्टार्ट कर दिया। फिर आगे चलते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में 1919 में पारित किया गया, जिसके बाद क्या हुआ, टैक्सेशन एक्ट फॉर्म इन 1922। ये जो टैक्सेशन एक स्कीम के थ्रू आ रहा था, अब ये क्या हो गया, एक्ट में बदल गया 1922 में। फिर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन 1924 की स्थापना की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। इसमें कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए जिनका काम था कि करों की वसूली करना, रेवेन्यू को गवर्नमेंट के लिए जनरेट करना। ठीक है, फिर आते हैं 1947 में। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद हमारे देश के लिए एक सबसे बड़ी समस्या थी कि सभी लोगों को जो भी इंडिया को डेवलप कंट्री में शामिल करना, इंडिया को नई इंडस्ट्रीज देना, इंडिया को अच्छी सड़कें देना, इंडिया को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, जिसके लिए सरकार को बजट की ज़रूरत थी। बजट में पैसों की ज़रूरत होती है, और बिना पैसों से ये चीज़ें बुनियादी जो भारत के निर्माण के लिए संभव नहीं हो सकती थी। जिसके लिए पहले तो भारत सरकार ने क्या किया, आईआरएस स्टाफ कॉलेज एस्टेब्लिश इन 1957 में पुणे में स्थापना की गई। उसके बाद भारत सरकार ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनकम टैक्स एक्ट 1922 में जो उन्होंने लेके आए थे, इसको न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1961 कर दिया। इसमें अगर किसी व्यक्ति की 5 सोर्सों से आय हो रही है तो उसको आयकर अधिनियम यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उसके इनकम को टोटल करके यानी कि कंप्यूट करके उस पे अगर उसकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है तो उसको कर अदायगी में शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर कर की लायबिलिटी आ जाएगी। वो कौन कौन सी 5 आय थी। नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर कोई व्यक्ति किसी जगह काम करता है और उसके एम्प्लॉयर से उसको सैलरी मिल रही है, यानी कि रिलेशनशिप क्या होगा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का, तो ऐसी आय
जो एम्प्लॉय को मिल रही है तो एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाएगी और एम्प्लॉय उस पर अगर टैक्स देगा। नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि कोई व्यक्ति जिसके स्वामित्व में मकान है और उसने वो मकान किसी को किराए पर दे रखा है, लीज पे दे रखा है, और ऐसी उस मकान से आय उस मकान मालिक की आय के स्रोत में शामिल की जाएगी, जिस पे वो मकान मालिक आयकर अधिनियम एक्ट के अंतर्गत उस पे टैक्स देगा। नंबर 3, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस, कोई व्यक्ति बिजनेस करता है फैक्ट्री के थ्रू, होलसेलर के थ्रू, रिटेलर के थ्रू या किसी भी तरह, या प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। यानी कि अगर इंजीनियर किसी जगह सर्विस कर रहा है तो वो यहाँ पे शामिल नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल होगा क्योंकि उसको एम्प्लॉयर उसकी सैलरी दे रहा है। लेकिन वो अपना खुद का एक कंसल्टेंसी फर्म दाखिल करता है, बनाता है, और उससे वो अपनी सेवा किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, तो इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस मानी जाएगी। ऐसी आय इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत उसकी आय का स्रोत का पार्ट बनेगी और उस पर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स लगेगा। नंबर 4, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये मैं आप लोग को एक हेड के बारे में जरा एक 2 लाइन में बता रहा हूँ। ये एक पर्टिकुलर एक चैप्टर, यानी कि एक हेड, यानी कि कम से कम 10 20 एपिसोड के ये पार्ट हैं। इनके अंदर बहुत चीज़ें हैं। आप लोग को मैं अगले वीडियो में थोड़ा करके इनके अंदर की चीज़ों के बारे में भी बताता चलूँगा। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का मतलब, अगर मेरे पास कोई मकान है, कोई लैंड है, हमारे पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के, कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर हम उसको सेल करते हैं तो वो कैपिटल असेट पे या तो हमको गेन होगा। गेन कैसे? अगर सपोज मैंने 1 लाख रुपए का एक लैंड खरीदा, 2 साल बाद, 4 साल बाद या नेक्स्ट ईयर या कुछ महीनों बाद अगर उसको हमने 1.5 लाख रुपए का बेच दिया वाई को, ठीक है, तो अगर एक्स ने कोई लैंड खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है, 1 लाख रुपए की, और उसने क्या किया, वाई को 1.5 का बेच दिया, 1.5 लाख का, तो 0.5 लाख का जो गेन हुआ वो इस